आज जो खौफनाक हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, आत्मा कांप उठेगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक 12 साल की मासूम बच्ची को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। फिर शुरू हुआ पुलिसिया आतंक। मतलब आप ऐसे समझिए कि पुलिसिया आतंक ने तो और ज्यादा विभत्स तस्वीर सामने लाई। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक बेबस परिवार अपनी लूटी हुई दुनिया का इंसाफ मांगने जब थाने पहुंचता है तो उसे न्याय की जगह भद्दी गालियां और धक्के मिलते हैं। पुलिस स्टेशन में इस तरीके की हैवानियत हुई है। खाकी वर्दी वालों ने रक्षक बनने की बजाय भक्षक का रूप ले लिया था। अपराधी को सरेआम संरक्षण देना शुरू कर दिया था। यह कोई मामूली लापरवाही नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो चीख चीख कर बता रहा है कि आम आदमी की कोई औकात नहीं है। यह सिस्टम आम आदमी को कुछ भी नहीं समझता है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग चाहे जितने भी बड़े दावे कर लें, लेकिन थाने के भीतर आज भी गरीबों को जूते से ही कुचला जा रहा है। सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी। आखिर वो मां क्या सोच रही होगी जब पुलिस वाले ने उसकी शिकायत लिखने की बजाय साफ मना कर दिया हो, नहीं लिखेंगे एप्लीकेशन, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। आइए आपको सीधे उस पीड़ित मां की जुबानी सुनाते हैं कि कैसे पुलिस ने उसके दर्द का सरेआम मजाक उड़ाया। एफआईआर नहीं लिखी गई, एप्लीकेशन तक नहीं लिखी गई। ये मां क्या कह रही है, सुनिए। शाम को 7:30 बजे से ये गायब उठा लिया इनको। फिर चौकी में हम गए, चौकी वाले उल्टा सीधा बुरा भला हम ही को बोलने लगे गलत। चौकी में आप कंप्लेन दर्ज करवाने गई थी कि मेरी बेटी गायब हो? हाँ, मेरी बेटी गायब हो गई, हम ही को बुरा भला बोलने लगे। क्या बोल रहे थे? किस थाने में आप गई थी कंप्लेन दर्ज करवाने? चौकी में पहले गए थे चौकी में, रतनपुर चौकी है। अब फिर पनकी थाना गए। पनकी थाना में भी गलत सलत बोलने लगे। हमारी कंप्लेंट कोई नहीं लिखी गई, कोई हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। बोले आ जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी, पुलिस वाले बोले। आपने क्या बोला जाकर पुलिस वालों से? हमने यही बोली हमारी बेटी ढूंढ के हमें दी जाए, जहाँ भी हमारी उन लोगों ने बेटी। क्या बोला? उन लोगों ने बोला कि ऐसे तो बहुत चली जाती हैं लड़कियां, और जाती हैं फिर आ जाती हैं, अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। हाँ, आ जाएगी अपनी मर्जी से, अब कल मिल जाए, बोले कल तक मिल जाएगी, आ जाएगी। जो उन्होंने बोला, उनको लोगों को पता था कहाँ है बच्ची कहाँ नहीं है, तो जो उन लोगों ने बोला था वही हुआ मेरे साथ कि बच्ची 24 घंटे में वापस आ गई। 24 घंटे? हाँ, जहाँ से ले गए थे वहीं छोड़ गए बच्ची को। तो फिर क्या बात हुई आपकी बच्ची से? क्या पूछताछ? फिर बच्ची से पूछताछ किया, कुछ बच्ची बता ही नहीं पा रही, बच्ची इतनी डरी धमकी हुई है। फिर दूसरी बार ये नानी नाना के यहाँ 17 तारीख को लेके आए हम। उस समय कुछ बता ही नहीं? उस समय ये बताया था, आंखों पे पट्टी बंधी थी, मेरे हाथ बांध दिए गए थे, और हमको ब्लैक गाड़ी आई थी, ब्लैक गाड़ी में उठा के डाल लिया था। एक लड़की मेरे साथ और भी थी। तो हमें इटावा पहुंच गए थे लेके, बोल रहे थे दिल्ली, बात कर रहे थे कि दिल्ली में बेच देंगे, ले चल के। अच्छा। हाँ, कि इटावा तक पहुंच गए थे। इटावा जब कंप्लेंट हम लोगों ने जब वहाँ थाने में शिकायत दर्ज करवाई, तब नहीं हुई शिकायत। 112 फिर फोन किया हमने, 112 आई, पूछताछ किए। फिर उसके बाद में ये बच्ची आई। जब बच्ची से हमने पूछा कि बच्ची कह रही थी हमें उठा लिया गया था, हम अपनी मर्जी से नहीं गए थे हम। यही बात हुई। उसके बाद बोली कि बच्ची हमें बेचने जा रहे थे वो लोग। कौन लोग थे कौन लोग नहीं थे ये नहीं मालूम। ये नहीं बताया कि वहाँ से कैसे भाग के निकली? कैसे? जब हमने पुलिस में शिकायत 112 में दर्ज की है, तब उन लोग डरे हैं, वो लोग हैं। हमने मीडिया में भी निकला दिया था, पेपर में भी छपवा दिया था। उन लोगों ने पेपर देखा होगा, तब बच्ची को छोड़ गए। अच्छा, बच्ची को छोड़? हाँ। अब पुलिस वालों को मालूम था ये बात। पुलिस वाले कह रहे थे कि कल तक बच्ची आ जाएगी तुम्हारी, कल तक आ। वही हुआ, बच्ची आ गई। बच्ची पुलिस वाले पहले ही बोल रहे थे कल तक बच्ची आ जाएगी? बच्ची आ जाएगी, वही हुआ, बच्ची आ गई। थाना की पुलिस? हाँ, पनकी थाने की पुलिस, बच्ची आ गई। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस थाने को हम इंसाफ का मंदिर मानते हैं, वहां बंद दरवाजे के पीछे कितने भयानक साजिशें रची जाती हैं? जिस 12 साल की मासूम बच्ची का शरीर दरिंदों से टूट चुका था, हैवानियत का शिकार बन चुका था, उसे पुलिस वालों ने रात भर थाने में अकेले रखा, बंद करके रखा कमरे के अंदर। इस खौफजदा बच्ची को
पानी का एक घूंट तक नहीं दिया। पहले से ये टूटी हुई बच्ची थी, इसे प्यार दुलार की जरूरत थी, लेकिन इसे ना सुना गया और तो और डराया गया, बल्कि उसे एक खौफनाक धमकी दी गई। दरोगा ने उस बच्ची से साफ कह दिया कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसके माता पिता को जेल के सलाखों के पीछे सड़ा दिया जाएगा, जिंदगी भर जेल में रखा जाएगा। क्या हमारे देश का कानून इतना अंधा और बहरा हो चुका है कि एक रेप पीड़िता को ही अपराधियों की तरह प्रताड़ित किया जाए, वो भी थाने के अंदर पुलिस वाले इस तरीके की गुंडागर्दी करें? जब वर्दी का ये खौफनाक चेहरा है तो दरिंदों से भी इससे ज्यादा खतरनाक और घिनौना है। ये खाकी वर्दी और ज्यादा घिनौनी तस्वीर सामने लाती है। पुलिस का काम अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना होता है, लेकिन यहाँ तो खाकी वर्दी खुद ही मासूम का खून चूसने पर उतारी हो। खाकी वर्दी इस तरीके की बदमाशी कर रही है। इस सिस्टम की ये जो सड़न है ना, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। हर दिन किसी ना किसी गरीब की जिंदगी को निगल रहा है ये खाकी वर्दी और उसका सिस्टम। आज आपको उस मासूम बच्ची की खौफनाक आप बीती सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जरा ध्यान से सुनिए इस बच्ची की कांपती हुई आवाज को, जिसने वर्दी के पीछे छुपे इन शैतानों को बेनकाब किया है। सुनकर आपको लगेगा कि ये किसी पुलिस वाले की बात कर रही है या बदमाशों की, क्योंकि खाकी वर्दी वाले अब किसी बदमाश से कम थोड़ी बचे हैं। कह रहे थे कि अगर तुमने बयान किया तो तुम्हारे मम्मी पापा को जेल भेज देंगे और तुम्हें भी लखनऊ भिजवा देंगे। अच्छा, ऐसे बोल रहे थे। और कह रहे थे कोर्ट में अगर कहना तो कहना, घर पे नहीं जाएंगे तो तुम्हें लखनऊ भेज दिया जाएगा, ऐसे बोल रहे थे कोर्ट में। हाँ। और कह रहे थे कि बोल देना कोर्ट में कि हमें अपने घर वालों से खतरा है। अच्छा, पुलिस वाले ऐसा बोलने को आपसे बोल रहे थे? हाँ। एक का नाम लक्ष्मी था और एक का नाम शिवम था। कौन था बेटा ये? लेडीज कांस्टेबल थी। हाँ। वो क्या बोल रहे थे आपसे? यही कि ये बयान नहीं करना तुम, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जेल भेज देंगे। तुमको दिक्कत हो रहा था उस टाइम? हाँ। बॉडी में पेन हो रहा था? हाँ। चक्कर आ रहा था? हाँ। फिर भी वो लोग तुमसे इस तरीके से बात कर रहे थे? हाँ। गलत तरीके से पेश आ रहे थे? हाँ। खाना आना कुछ दिया था? नहीं, पानी तक नहीं दिया था। पानी तक नहीं दिया था? नहीं। लेडीज कांस्टेबल थी, उन्होंने भी दिया था? नहीं। उनको तुम्हारे पे बिल्कुल माया दर्द नहीं था उनके अंदर? नहीं। कितना दिन रखा था आपको वहाँ पे? एक रात भर रखा था। उस दिन रात में पानी भी नहीं दिया? नहीं। पुलिस के इस नंगे नाच के बाद जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। व्यवस्था से आपका भरोसा पूरी तरीके से उठा देगा। जब इंसाफ की आस में ये परिवार अस्पताल पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने जो किया वो किसी भी सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक है, वो भी काला वाला। इंसाफ के नाम पर उस खून से लथपथ बेटी को ऐसा बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया जिसे मानसिक रूप से वो संतुलन खो बैठे। ये कोई मेडिकल लापरवाही नहीं थी दोस्तों, बल्कि आरोपियों को बचाने की एक साजिश रची गई, एक बेहद सोची समझी खौफनाक साजिश। अस्पताल के वार्ड में एक रेप पीड़ित को पागल साबित करने का खेल खेला जा रहा था, ताकि वो कोर्ट में अपने कातिलों की गवाही दे और कोर्ट उस गवाही को स्वीकार न करे। मतलब आप समझिए, पुलिस और डॉक्टरों का ये खौफनाक गठजोड़ चीख चीख कर बता रहा है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही बिक चुका है। गांधी की ये जो नोट है ये सिस्टम को सड़ा रही है। अगर आप जान बचाने वाले डॉक्टर भी दरिंदों के खेमे में ही शामिल हो जाएं तो आम आदमी न्याय की भीख मांगने आखिर कहां जाए। आज ये माँ बाप को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी बेटी सच में इस खोखले तंत्र के बीच सुरक्षित है। हर माँ बाप ये सोच सकता है, क्योंकि पुलिस वाले अलग बदमाशी कर रहे हैं, थाने में अलग बदमाशी हो रही है, अस्पताल में अलग तरीके की लूट मची हुई है, अलग तरीके की बदमाशी हो रही है। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है दोस्तों, ये हर उस इंसान का दर्द है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था के नीचे पिस रहा है। सुनिए पीड़ित परिवार की जुबानी कि कैसे अस्पताल के सफेद कोट के पीछे भेड़ियों ने उनकी बच्ची को मौत के मुंह में ढकेलने की हर तरीके से कोशिश की। एक इंजेक्शन दिया गया ताकि वो पागल हो जाए, और एक इंजेक्शन देकर उसकी जिंदगी के साथ सिर्फ उस रात खिलवाड़ नहीं हुआ जिस दिन उसके साथ रेप हुआ, गलत चीजें हुई।
वो लगातार सिस्टम से हर दिन लड़ रही है। एक औरत, एक महिला, एक बच्ची, नाबालिग बच्ची जब थाने जाती है तो उसे थाने में बंद कर दिया जाता है, पानी नहीं दिया जाता। जब अस्पताल जाती है तो ठीक से मेडिकल कराने की बजाय अस्पताल वाले अलग तरीके की दरिंदगी करते हैं। मतलब गजब है। और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, नहीं चाहिए ऐसा सम्मान। अच्छा बेटा, ये जो अंकल लोग थे, हाँ वो उनको पहले देखे थे कभी आप? हाँ देखा था, कहाँ रहते थे ये लोग? कानपुर में। कानपुर में? उसी जिस अपार्टमेंट में आप लोग रहते थे उसी हाँ। ऊपर वाले में? हाँ क्या बोलते थे ये लोग आपसे? भांजी बोलते थे। भांजी बोलते थे? हाँ आप मामा बोलते थे उन लोग को? हाँ आप उनको मामा बोलते थे? क्या क्या नाम था उनको? नाम याद है? नाम नहीं याद आ रहा? प्रसाद, हम्म, अभिषेक और गुड्डू और अंकित यादव और राहुल। तिवारी। ये राहुल तिवारी भी थे उसमें। हाँ तो बेटा ये कब आपको कहाँ से ले गए थे? कुछ याद है? नहीं याद है? तुम्हारी आंखों पर पट्टी चढ़ा दी थी। आंखों में पट्टी बांधी थी? हाँ आंखों में पट्टी बांधी थी? हाँ उसके बाद गाड़ी में ले गए थे? हाँ। और जब हम थाने में आए, थाने में हमको डराया धमकाया गया। और कल परसों की रात में हमें अस्पताल में लेके गए। तब अस्पताल में मेरे बीको को लगा दिया गया, इंजेक्शन लगा दिया गया ताकि ये बयान ना दे। अच्छा, आपको अस्पताल में और बीमार करने का प्रयास किया गया? इस अस्पताल में इनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया गया, ऐसा पागलपंती का। तो इनको बिल्कुल बड़बड़ाती रही, पागल हो गई कि हमें मार डालेंगे, ये लोग मार डालेंगे, कि ताकि बयान ना मेरी बच्ची देने पाए। अब वीडियोस भी हैं इसके। माताजी, अस्पताल में भी मतलब एक तरीके से पूरा बचाने का प्रयास किया बच्चा अस्पताल में भी मुलजिमों को बचाने की कोशिश की गई और मेरी बच्ची को इंजेक्शन ऐसा दिया गया जो मेरी बच्ची पागल हो गई। जैसे इंजेक्शन लगा मेरी बच्ची यही चिल्लाती थी कि पुलिस वाले मार डालेंगे, पुलिस वाले मार डालेंगे। पैनिक हो गई बच्ची। हाँ, और बेकार हो गई मेरी बच्ची, उठने की हालत नहीं थी ऐसी। अब जब से घर लाए थोड़ा सा मेरी बच्ची बोले पा रही है। कौन सा अस्पताल था ये? कौन सा था? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल जी जी जी। इस खौफनाक दास्तां का सबसे घिनौना सच यही है कि दरिंदे कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि इसी समाज के बीच सफेद पोशाक बनकर रह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और इन मासूम बच्चियों को मामा कहकर मासूम बच्चियों से बुलाती हैं। रिश्ते की आड़ में रची गई ये साजिश दिखाती है कि आज इंसानियत किस कदर मर चुकी है। इंसान कोई नहीं बचा है, हैवान हमारे बीच में ही घूम रहे हैं। कभी पिज्जा और कभी चॉकलेट का लालच देकर ये दरिंदे धीरे धीरे परिवार में घुसपैठ करते हैं, बच्चों का ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं। और सिर्फ एक अपहरण नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक अपहरण नहीं है, बल्कि महीनों से बुना जा रहा एक खौफनाक जाल है जिसे एक गरीब ऑटो ड्राइवर समझ ही नहीं पाया। जब एक माँ को इन शैतानों की नीयत पर शक हुआ, माँ नीयत भाप पाई, फटकार लगाई, तो इस पूरे परिवार को ही तबाह करने की इन दरिंदों ने कसम खा ली। हमारे समाज की ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस पर हम भरोसा करते हैं वही हमारी बेटियों की आबरू लूटने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब मौका मिलेगा तब जो है ये अपना रंग दिखा देंगे। आज परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है डर के मारे। क्या यही वो आजाद भारत है जहां एक गरीब की बेटी को दिन दहाड़े उठाया जाता है और अपराधी खुलेआम सीना तानकर घूमते रहते हैं? आइए सुनिए पीड़ित की जो बड़ी बहन है वो क्या बता रही है, जो बता रही है कि कैसे इन मामा रूपी दरिंदों ने हंसते खेलते परिवार को नरक बना दिया। कि बेटा पिज़्ज़ा खाओगी? तो काजल बोली पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे, मेरी मम्मी नहीं है, हम क्यों खाएं आपके हाथ से? कह रहा नहीं, मैं फ्लैट में ही तो रहता हूँ, आपका मामा हूँ, खा लोगे तो क्या हो जाएगा? तो मेरी बहन छोटी है, 12 साल की है, उसे क्या मालूम, बच्ची है, खाने पीने कोई भी दे देगा तो मतलब इतना बड़ा बच्चा कोई भी ले लेगा। मामा बोलने के लिए बोल रहा था। हाँ, और बहुत प्यार से बात करता था, बेटा बेटू, बच्ची मेरी बच्ची हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ, भांजी हो, बहुत प्यार से बात करता था। तो मेरी बहन ने बोला ठीक है मामा आप पिज़्ज़ा मंगा दो, मैं खा लूँगी। तो उसने मंगाए, 2 पिज़्ज़े मंगाए।
तो नीचे से लेने चली गई। फिर ऐसे काफ़ी दिन तक ऐसे चलता रहा, कॉल मैसेज उसके आते रहे, मामा भांजी के तरीके से रिश्ता बनाया था उसने। ये तो अपना मामा समझती थी कि हम मामा को चीज़ ही भेजते हैं खाने के लिए। हाँ क्या दिक्कत है, खा लो। बहुत लेकिन बुरा उसके माइंड अंदर उसके अंदर पूरा हैवानियत भरा हुआ हाँ उसके अंदर। और मैं ये बात थोड़ा थोड़ा समझ रही थी कि ये ठीक इंसान नहीं है। बताया था मैंने मम्मी को, तभी मम्मी उससे नाराज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। काफ़ी बहुत बोला था मम्मी ने उससे कि मेरी बेटियों से बात मत करो। तो उसने ज़बरदस्ती बोला, दीदी आप कैसी बात कर रही हो, मैं आपका भाई हूँ, ऐसे कैसे सोच सकता हूँ, 12 साल की बच्ची है, मैं ऐसा थोड़ी ना सोचूंगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है कुछ भी सोचते हो लेकिन मेरी बेटियों से बात नहीं करोगे। तो ये फ्लैट में खाली करके चला गया, फ्लैट में रहता था, खाली करके चला गया। खाली करके जिस दिन से चला गया उस दिन से मतलब मम्मी ने नंबर ब्लॉक करवा दिया था, तो नंबर हम लोग ने ब्लॉक कर दिया। तो इसके कई नंबरों से कॉल आते थे, अलग अलग नंबर से। तो अब भाई को किसी का भी अलग नंबर से कॉल आएगा तो उठाएगा ही। तो उठाया मैंने, तो बोला निधि मैं राहुल तिवारी बोल रहा हूँ तुम्हारा मामा। मैंने बोला नंबर आपका ब्लॉक कर दिया था, किसके नंबर से कॉल किया, क्यों किया है कॉल, मैं तुम्हारी भांजी नहीं हूँ, कोई नहीं हूँ। तो बोला अच्छा एक बारी कज्जू से बात करा दो। फिर उस दिन से मेरे से कोई मतलब नहीं, मुझसे कुछ भी नहीं बोला। काजल से बोला बात कराने को, तो काजल ने बोली क्या बात मामा आपने क्यों बोला है, क्या बात करनी है मुझसे। तो काजल से बोला बेटा आप मम्मी को ना बताना, आप मामा समझ के मेरे से बात करो, मैं मामा हूँ, मम्मी को ना बताना। तो मुझे भी नहीं पता था काफ़ी दिन तक काजल का और मामा का ऐसे मामा भांजी तरीके से इनका रिश्ता ऐसे चलता रहा। ये छोटी बच्ची थी, हाँ। मामा समझ के बात करती हाँ मामा समझ के बात करती रही, बहलाया फुसलाया बहुत ज़्यादा, उसके अंदर हैवानियत भरी थी बिल्कुल। अच्छा जब बहन आपकी गुम हुई तो आपको कैसे पता लगा था? बहन मेरी हम तीनों बहनें गए थे 14 तारीख को पार्क में, वही 6 बजे। कानपुर में? हाँ कानपुर में पार्क, वहाँ रतनपुर शताब्दी नगर सत्यपुरा A1 पार्क गए हुए थे हम लोग। पास में ही पार्क था, हिमगिरी का पार्क था, पास में ही था। तीनों बहनें गए हुए थे। उस दिन मम्मी ने बोला बेटा मत जाओ बाहर, रात हो गई है, 7 बज गया है, मत जाओ। तो हम लोग ने बोला कि मम्मी तो 5 मिनट के लिए जा रहे हैं और अभी आ जाएंगे 10 मिनट के अंदर। मम्मी बोली ठीक है बेटा चली जाओ लेकिन 10 मिनट बाद आ जाना। मैंने बोला ठीक है आ जाऊँगी। तो हम लोग गए पार्क, 5 मिनट खेल पाए थे हम तीनों बहनें। तो मेरी बहन बोली दीदी अभी आ रही हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। मैंने कहा ठीक है पी आओ जाके। तो मैंने छोटी बहन है मेरी, तो मैंने बोला बेटी साथ में चली जाओ काजल के और फिर आ जाना साथ में। तो मेरी बहन ने बोला दीदी के पास रहो, अभी हम आ रहे हैं पानी पी के। तो छोटी वाली बहन बोली ठीक है अच्छा दीदी के पास में पानी पी के तुम आ जाओ। तो मेरी बहन गई और 5 मिनट भी नहीं लगा, घर भी नहीं जा पाई होगी, वहीं से ये उठा ली गई। अच्छा हाँ वही। आप लोगों ने कुछ देखा नहीं था ना? हम लोगों ने कुछ भी नहीं देख पाया था, बस इतना देखा था दुकान की तरफ से गई है और घर नहीं गई है। तब तक मम्मी मेरे पास रोते रोते आई, बेटी काजल घर पे नहीं है, काजल पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने बोला आ जाएगी, क्या पता कहीं चली गई हो, मतलब कुछ सामान लेने चली गई, कोई अंदाजा नहीं था कि ये मतलब उठा ली गई, गायब हो गई ऐसे। पुलिस के अत्याचार की इंतहा सिर्फ धमकी तक नहीं सीमित रही दोस्तों, बल्कि थाने के भीतर जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, आपको परेशान कर सकता है। जिस कुर्सी पर बैठकर उस लहूलुहान और दर्द से तड़प रही बच्ची का खून रिस रहा था, पुलिस ने उस मासूम से उस खून को साफ कराया। जिस कुर्सी पर वो बच्ची बैठी थी उस कुर्सी पर खून का दाग लगता है और ये साफ उसी बच्ची से कराया जाता है जो पीड़ित है, जो एक FIR और अपनी शिकायत कराने थाने आई है। क्या इंसानियत इतनी मर चुकी है क्या? एक महिला कांस्टेबल भी उस 12 साल की बच्ची का दर्द नहीं समझ पा रही थी, समझ ही नहीं रही थी, बल्कि उसी से सबूत मिटाए जाने की बात कराया जा रहा था, कुर्सी उसी से पूछवाया जा रहा था। जब एक पिता ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे फर्जी गांजे और स्मैक केस में फंसाने की खौफनाक धमकी दी गई। कहा कि ज्यादा बोलोगे तो जेल में ठूस दिए जाओगे। दरोगा दीपक नारायण पांडे और उनकी टीम का ये जो बर्ताव है वो दिखाता है कि वो रक्षक नहीं है, वो वर्दी पहने हुए गुंडे हैं, गुंडे। इंसाफ की गुहार लगाने गए इस दलित परिवार को गालियां देकर जूते से मारने की बात कही गई। ये कोई कानून का राज नहीं है,
ये तो सीधा सीधा जंगल राज है, जहां सत्ता और रसूख के नशे में चूर अधिकारी गरीब को कीड़े मकोड़े समझते हैं। आज ये परिवार कानपुर छोड़कर गांव में छिपने को मजबूर हो गया है, लेकिन वहां भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे वहां भी अपनी जान का भारी खतरा महसूस हो रहा है। क्या एक गरीब परिवार और लाचार पिता की बस यही गलती है कि उसके पास पुलिस को खिलाने के लिए लाखों रुपए नहीं है? वो पैसा नहीं दे सकता, इसलिए उसके साथ इस तरीके का सुलूक हो रहा है। सोचिए एक बेबस पिता का वो दर्द, जिसे सुनने के बाद आपका खून ना खौले तो समझ लीजिए कि आप मुर्दा हैं, जिंदा नहीं बचे। क्योंकि जो जिंदा है वो नाराज हो रहा है अपने सिस्टम के इस बर्ताव पर। खाकी वर्दी वालों को तनख्वाह हमारी सेवा के लिए मिलती है या उन बदमाशों के साइड खड़े होने के लिए मिलती है, उनका साइड लेने के लिए खड़े होने के लिए मिलती है? एक 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसके खून के दाग उस कुर्सी पर लगे जो एक साक्ष्य थे, एक प्रूफ थे, उस दर्द को बयां कर रहा था वो लाल खून, उसी बच्ची से पुछवाया गया वो खून। अगर एफआईआर में ये लाइन लिखी जाएगी ना कि बच्ची कुर्सी पर बैठी थी और कुर्सी पर खून के छींटे मिले, दाग मिले, तो वो केस को और मजबूत करता है। लेकिन केस को मजबूत किसे ही करना है? उन्हें तो गांधी जी की नोट नजर आ रही है। कोर्ट में जो भी होगा कोर्ट में होगा, अंदर नहीं घुसने दे रहे, जिल्लात जूते से मारेंगे, ये सब बातें कर रहे। जब भीम आर्मी वाले सब लोग आए तभी अंदर जाने दिया, उसके पहले अंदर जाने बिल्कुल नहीं दे रहे थे। दीप नारायण पांडे थे, वो तो बहुत ज़्यादा ही ओवर बोल रहे थे, हम तुमको गांजा लगा के अंदर डाल देंगे, ये है ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, ये सब बातें बता रहे थे। आपने बोला नहीं कि अरे मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? हमने बोला हमको कुछ भी करो, फांसी चढ़ा दो, मेरी ज़िंदगी में क्या बचा है। आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि थाने पे आके हमका ये थाने में ये दरबार हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, हम यहाँ नहीं जाएंगे न्याय में। अब बताइए कहाँ जाएं? कहीं मरो जाके, हमें कोई मतलब नहीं, आप लोग जाइए यहाँ से निकले। हाँ, ऐसे बोल रहे थे सभी लोग, बहुत बुरी तरीके से हम लोगों से दुष्कर्म कर रहे थे, लेकिन हम लोग क्या करें? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी गिरफ्तारी नहीं, ना गिरफ्तारी हुई है और ना हम लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही। क्यों? अभी भी हम लोगों के अंदर डर है। दुश्मन लोग क्या कर सकते हैं? पूरा डर का माहौल बना हुआ, डर का माहौल। 10 लाख रुपए थाने और उधर जमा कर दिया गया, इसीलिए उन लोग विपक्षों ने, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही थी। अभी आप क्या काम करते हैं? हम एक ऑटो चलाते थे कानपुर में। अभी कानपुर में भी यही कांड हुआ था। कानपुर में थाना पनकी थाना, पनकी चौकी, रतनपुर चौकी, वहाँ भी किसी ने सुनी नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और ये सब हमारे साथ पनकी चौकी में और पनकी थाने में भी हुआ था, यही सब हुआ। हाँ, वहाँ भी, तब हम वहाँ से चले आए थे। हरदोई की इस झकझोर देने वाली घटना ने एक बार फिर से इस पूरे तंत्र को सरेआम नंगा कर दिया है। आज से कुछ साल पहले, साल 2020 में यूपी के ही हाथरस में एक ऐसा ही रूह कपा देने वाला कांड सामने आया था, जहां पुलिस ने आधी रात को पीड़ित का शव जलाकर सबूत मिटाने का खौफनाक खेल खेला था, एक गंदी कोशिश की थी। आज फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उसी क्रूरता के साथ एक और दलित परिवार को पुलिस बूटों तले कुचलने की कोशिश कर रही है। फिर से आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, गंदा खेल खेला जा रहा है। जब तक पुलिस थानों में बैठकर इन दरिंदे अपराधियों का इलाज नहीं करती है, बल्कि इनके साथ खड़ी रहती है, तब तक हमारी बेटियां महफूज तो नहीं रह पाएंगी। हम बार बार कहते हैं कि कानून का इंकलाब तभी साबित हो सकता है, तभी कायम हो सकता है, जब हर एक शख्स अपना काम ईमानदारी से करे। लेकिन अफसोस, जिस खाकी वर्दी के बल पर कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी है, यही खाकी वर्दी अपना काम नहीं करती है, बल्कि बदमाशों के साथ खड़े नजर आती है। इस परिवार के साथ मजबूती से खड़े होने की जरूरत है दोस्तों। हम शासन प्रशासन से सीधे तौर पर मांग करते हैं कि दरोगा दीपक नारायण पांडे और उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर दिया जाए, जेल में डाला जाए, ताकि ये पीड़ा समझ पाए। इस बच्ची के आंसू सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है,
बल्कि पूरे देश की अंतरात्मा पर लगा एक ऐसा दाग है जिसे हम कभी नहीं धो पाएंगे। 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और थाने के अंदर उसके साथ बदमाशी होती है। अगर आप और हम खामोश रहे तो कल और ऐसा ही खौफनाक खेल खेला जा सकता है। हमारे घर की दहलीज तक भी ये गंदा खेल पहुंच सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो सत्ता के नशे में सोई हुई सरकार है और जो सिस्टम है उसका नींव टूटे, इसलिए हमें बोलने की जरूरत है। मासूम को उसका इंसाफ मिल सके, इसलिए हमें बोलने की जरूरत है। सच को बेबाकी से सामने लाने वाली इस धारदार खबर पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।